Welcome to Twins Academy. Let's start chapter second civics फेडरलिज्म. फेडरलिज्म का मतलब होता है कि पावर इज शेयरिंग बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूशन यूनिट. जब आप जिस देश के अंदर रह रहे हो, अगर आप अपने देश को फेडरल कंट्री बोल रहे हो तो जरूरी है, पक्का है, वहां पे पावर शेयरिंग होगी. जैसे हमारे यहाँ होती है, मोदी जी कुछ पावर शेयर करते हैं स्टेट मिनिस्टर्स को, स्टेट मिनिस्टर्स कुछ पावर शेयरिंग करते हैं लोकल लेवल पे. तो हमने जब पावर शेयरिंग पढ़ा था उसमें सेकंड फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग पढ़ी थी, ईच टियर ऑफ गवर्नमेंट. टियर ऑफ गवर्नमेंट में सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल एंड लोकल लेवल. तो हम आज यही पढ़ेंगे. सबसे पहले आपके पेपर में क्वेश्चन आता है व्हाट डू, देखो एक सवाल है, 5 टॉपिक 5 सवाल. पहला क्वेश्चन, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द पावर शेयरिंग. ठीक है. सेकंड टॉपिक, इस पावर शेयरिंग व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द फेडरलिज्म. क्वेश्चन मार्क, एक्सप्लेन द की फीचर ऑफ फेडरलिज्म. क्वेश्चन मार्क, एक्सप्लेन द टू कंपोनेंट, होल्डिंग टुगेदर, कमिंग टुगेदर. ये दोनों, ये पूरा एक क्वेश्चन बनता है. तो सबसे पहले फेडरलिज्म की डेफिनेशन क्या होती है. फेडरलिज्म इज अ सिस्टम of government which power is divided between a central authority and various constitutional units. अगर मैं पूछूं सर what do you mean by the various constitutional units, तो मतलब एक ऐसा सिस्टम जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी पावर शेयर करता है इन 28 स्टेट्स में और 7 यूनियन टेरिटरीज में. इसी को ही बोला गया है वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल यूनिट. याद रखना, फेडरलिज्म is a system of government where power is divided when a central authority and various constitutional unit. हिंदी में बोलूं कॉन्स्टिट्यूशन यूनिट, संवैधानिक इकाइयां. वो इकाइयां कौन सी है? 28 स्टेट्स और 7 यूनियन टेरिटरीज. ये आपकी बुकिश लैंग्वेज है, इसको अच्छे से रट लो और इसको पेपर में लिख देना. अब आपसे पूछा जाएगा व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द की फीचर ऑफ फेडरलिज्म. फीचर्स क्या है? तो सबसे पहला फीचर, 2 and more लेवल ऑफ गवर्नमेंट. 2 and more लेवल मतलब या तो 2 होंगे, सेंटर होगा, स्टेट होगा, उससे ज्यादा होगा तो 3rd टियर ऑफ गवर्नमेंट. सेकंड पॉइंट है ओन जुरिस्डिक्शंस, स्पेसिफिक मैटर ऑफ लेजिस्लेटिव, टैक्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव. सर ये पॉइंट समझाओ. अब जैसे क्या हुआ, एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति राजस्थान का भी है और एक व्यक्ति इंडिया का भी है. अब वो कहेगा कि अगर कभी मुझे लीगल एक्टिविटीज, मुझे टैक्स रिलेटेड, मुझे ऑफिशियल वर्क करना है तो मैं राजस्थान को, मैं बार बार दिल्ली जाऊंगा क्या कंप्लेन करने? नहीं. तो ऐसा बोला गया है, ये फेडरलिज्म आपको अपने ही धर्म, अपने ही एरिया में लेजिस्लेटिव पावर देती है, टैक्स से रिलेटेड पावर देती है और ऑफिशियल पावर देती है. तो सेकंड पॉइंट क्या है? ओन जुडिक्शन, स्पेसिफिक लेजिस्लेशन, टैक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन. तीसरा पॉइंट है ईच टियर गवर्नमेंट इज कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीड. जितनी भी गवर्नमेंट की टियर्स बनेगी वो संवैधानिक गारंटी होगी, कॉन्स्टिट्यूशन गारंटेड होनी चाहिए. थर्ड पॉइंट, फंडामेंटल प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी यूनिट लिटरली. कहने का मतलब है अगर कोई भी डिसीजन होगा तो कोई सिंगल गवर्नमेंट नहीं लेगी, दोनों गवर्नमेंट की डिसीजन वहां माना जाएगा. फोर्थ पॉइंट क्या है? हाईएस्ट कोर्ट एक्ट, हायर कोर्ट एक्ट इफ डिस्प्यूट डिफरेंट लेवल. आपको सर सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है, दोनों लड़ लिए तो इनकी लड़ाई कौन सुधारेगा? इनकी लड़ाई सुधारेगा हायर कोर्ट, क्योंकि वो एक एम्पायर की तरह काम कर रहा है. और लास्ट है सोर्स ऑफ रेवेन्यू टू फाइनेंशियल ऑटोनॉमी. बार बार स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा मांगना नहीं पड़े. सेंट्रल गवर्नमेंट हमेशा एक बजट में से एक रेवेन्यू उसके पास पहले से ही दे दे. तो ये की फीचर्स है. वापस मेरे साथ बोलो, 2 टियर या मोर देन 2 टियर ऑफ गवर्नमेंट, ओन जुडिक्शन, ओन टैक्सेशन. तीसरा पॉइंट है कॉन्स्टिट्यूशनल ग्रांटेड इफ एनी डिस्प्यूट बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट एक्ट इज द हाई कोर्ट एम्पायर. और पांचवा पॉइंट है रेवेन्यू ऑटोनॉमी वॉज गिवन टू स्टेट. सर एक पॉइंट और है, बुक में हमने देखा है. कौन सा पॉइंट है? देयर इज ए 2 टाइप ऑफ सेफ गार्ड, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल ट्रस्ट एंड एग्रीमेंट. तो ये भी याद रखना कौन कौन से म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कौन सा होता है एग्रीमेंट. सर एग्रीमेंट में क्या लिखोगे? एग्रीमेंट में लिखोगे एग्रीमेंट में कॉन्स्टिट्यूशंस होना चाहिए और म्यूचुअल ट्रस्ट टू प्रमोट यूनिटी. ये सर कोई फीचर्स है क्या? ये फीचर्स नहीं है, ये सेफ गार्ड है जो फेडरलिज्म को एक गार्ड की तरह सेव करते हैं. अब सर इसमें एक और पॉइंट आता है. सर आपने बोला व्हाट डू यू मीन बाय फेडरलिज्म, मैंने पावर बता दी. फेडरलिज्म इज अ सिस्टम एंड पावर इज डिवाइडेड बाय सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफ द कंट्री. सर आपने की फीचर्स भी बता दिए. थर्ड तो बताओ कंपोनेंट ऑफ पावर, कंपोनेंट ऑफ फेडरलिज्म. तो आप 2 चीज लिखोगे, HTF
और दूसरा लिखोगे CTF। सर CTF HTF क्या है? कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म। आओ और एक बहुत बड़ी फेडरलिज्म बनाते हैं, होल्डिंग टुगेदर, जो होल्ड करके रखता है। सर कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म के बच्चों मुझे एग्जांपल बता सकते हो? हाँ बता सकते हैं। कौन कौन सा है? यूएसए। कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म का कौन सा एग्जांपल आ जाता है? यूएसए। सर होल्डिंग टुगेदर इंडिया, और तो से कौन सा था? स्पेन, और कौन सा आता है? बेल्जियम। ठीक है, इसका कौन सा आ जाएगा होल्डिंग टुगेदर? यूएसए आ गया। और आप इसका ऑस्ट्रेलिया ले सकते हो, तो ये आ जाएगा कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म, ये आ जाएगा होल्डिंग टुगेदर। सर कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म क्या है? आपकी बुक के अंदर एक लैंग्वेज लिखी, उस लैंग्वेज का ध्यान रखना है। पूलिंग सोवर्जिनिटीज, कमिंग, पूलिंग सोवर्जिनिटी, एक वर्ड दे रहेगा POOLING, पूलिंग सोवर्जिनिटीज। और पूलिंग माने अपनी आइडेंटिटी के साथ आके, अपनी पावर को साथ में लेके एक बड़ी पावर बनाएंगे, जिसको तो बोला है कमिंग टुगेदर। होल्डिंग टुगेदर, जब एक पावर अपने अंडर होल्ड करेगी बाकी सारी पावर्स को, उसको क्या बोला गया? होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म। होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म। तो आपको ये याद रखना है, इंडिया, स्पेन, बेल्जियम, और यहां आप याद रखोगे ऑस्ट्रेलिया या यूएसए। तो यूएसए भी याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो पहला पॉइंट है व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय फेडरलिज्म, उसके की फीचर और उसके दो कंपोनेंट कमिंग टुगेदर और होल्डिंग टुगेदर। नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं, व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री, क्या चीज है जो इंडिया को फेडरल कंट्री बनाती है, जो इसका सेकंड टॉपिक है और जो आपके सेकंड क्वेश्चन भी बन जाता है, व्हाट मेक्स इंडिया बी फेडरल कंट्री। क्वेश्चन लिख देता हूं मैं, व्हाट मेक्स इंडिया इज अ फेडरल कंट्री। तो सर क्या चीज है जो फेडरल कंट्री, मैं सर क्या लिख रहा हूं? एक तो मैं लिख रहा हूं यूनियन लिस्ट, सेकंड पॉइंट मैं लिख रहा हूं स्टेट लिस्ट, थर्ड मैं लिख रहा हूं कंकरेंट लिस्ट, और फोर्थ मैं लिख रहा हूं रेस्टिट्यूटरी सब्जेक्ट। सर मुझे बताओ तो सर क्या होता है? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, रेसिडेंट। व्हाट मेक्स टू इंडिया इज अ फेडरल, क्या चीज है जो भारत को फेडरल कंट्री बनाती है? देखो भारत के अंदर कुछ सब्जेक्ट्स दे रखे हैं, उस सब्जेक्ट के अंदर उसी ऑर्गेनाइजेशन का इंटरफेरेंस रहेगा या उसी ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। फर्स्ट आता है यूनिट लिस्ट, दूसरा आता है स्टेट लिस्ट, थर्ड आता है कंकरेंट लिस्ट, फोर्थ आता है रेस्टिट्यूटरी सब्जेक्ट। यूनियन लिस्ट आर दोज लिस्ट विच कैन रिस्पॉन्सिबल टू अ यूनियन। तो एग्जांपल कौन कौन से सब्जेक्ट्स आएंगे? आपको सब्जेक्ट्स याद रखना है, डिफेंस याद रखना, बैंकिंग याद रखना, और कम्युनिकेशन ये याद रखना। ठीक है सर। स्टेट लिस्ट, दोज लिस्ट विच कैन इंटरफेयर या दोज लिस्ट विच कैन इंटरफेयर या रिस्पॉन्सिबल ओनली स्टेट, द पावर इज गिवन टू ओनली स्टेट, नॉट एनी पावर होल्ड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो आंसर में कौन लिखोगे? ट्रेड, एग्रीकल्चर, पुलिस। जैसे देखो आपने सुना, कभी ऐसे सुना राजस्थान रेलवे? ऐसा तो सुना नहीं है, क्योंकि राजस्थान का तो कोई रेलवे नहीं होता। बट आपने ऐसा सुना राजस्थान पुलिस, राजस्थान शिक्षा विभाग, जो भी है सबका अलग अलग शिक्षा विभाग। तो राजस्थान पुलिस सुना होगा, पंजाब पुलिस सुना होगा, तमिलनाडु पुलिस सुना होगा, कर्नाटका पुलिस सुना होगा। तो स्टेट लिस्ट आ गया, डिफेंस, रैंकिंग, कम्युनिकेशन आ गया, यूनियन लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले मैं सब्जेक्ट लिखता हूं, कौन कौन से आ जाएंगे? मैरिज, ठीक है, दूसरा क्या लिखा? एडॉप्शन, ठीक है, और आपको भी डाइवोर्स के रिलेटेड कोई भी केसेस वो। तो अब देखो सर एक टॉपिक, इसमें थोड़ा क्या ट्विस्ट एंड टर्न है। क्या ट्विस्ट एंड टर्न है? आप कहोगे सर ये कौन डिसाइड करेगा, सेंटर करेगी, यूनियन करेगी या स्टेट? आपके लास्ट बुक में नीचे लाइन लिखी हुई है, बोथ डील्स ऑन दिस लिस्ट, लिखा हुआ। मैं देखो एक छोटी सी लाइन लिखता हूं, बोथ लिस्ट, both states and union, state and union deal in this list। मैंने इतना पॉइंट लगा दिया, बोथ स्टेट एंड यूनियन डील इन दिस लिस्ट, ये तो ठीक है। तो सर आप ये तो बताओ कि इसको डील कौन करेगा? और लास्ट में एक लाइन लिखी, बट प्रीवेल यूनियन लिस्ट। और ये जो है वर्ड,
ये एकदम ट्विस्ट एंड टर्न है कि आपसे बोला जाएगा कंकरेंट लिस्ट में दोनों की बातें सुनी जाएगी, स्टेट की और यूनियन की, बट अगर कोई डिसीजन नहीं निकला तो मानी किसकी जाएगी? प्रिवेल यूनियन लिस्ट की। किसकी मानी जाएगी? यूनियन लिस्ट की। तो ये एक छोटा सा ट्विस्ट एंड टर्न हो सकता है। सर ये सब्जेक्ट्स क्या है? जो ऐसे सब्जेक्ट्स जो इस लिस्ट में भी नहीं आया, स्टेट लिस्ट में भी नहीं आया, कंकरेंट लिस्ट में नहीं आया, वो किस लिस्ट में चला जाएगा? रेसिड्यू लिस्ट में। तो यहां पे सर कौन से सब्जेक्ट आएंगे? रिलेटेड टू आईटी इंफॉर्मेशन या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। अब सर कौन कौन से? अभी देखो टिकटॉक बैन हुआ था, वो वाला देख लेते हैं। इसके अंदर टिकटॉक हुआ, पबजी से रिलेटेड जो भी पबजी आ गया रिलेटेड, ये सब। तो जो भी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जितने भी सॉफ्टवेयर्स में अगर कुछ आपको अपडेट करना है या हटाना है, वो रेसिड्यू सब्जेक्ट। तो व्हाट मेक्स इंडिया बी अ फेडरल कंट्री? इंडिया मेक अ फेडरल कंट्री, दे आर द 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। फर्स्ट इज यूनियन लिस्ट, सेकंड स्टेट लिस्ट, थर्ड कंकरेंट, फोर्थ इज रेसिड्यू। स्टेट लिस्ट आर दोस लिस्ट which can interfere and responsibility only union. Example, defense, ranking, communication. State lists are those lists which can interfere and responsible only state. Example, trade, agriculture, police. Concurrent lists are those lists which can decide both but prevail by the union list. Example, marriage, adoption, divorce. Or residue subject are those subject which not come in these 3 lists. They can come in residue subject. Just example, IT, computer software, TikTok, etc. तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन खत्म होता है, व्हाट मेक इंडिया इज अ फेडरल कंट्री। अब एक सवाल आएगा, हाउ कैन मेक इंडिया बी अ फेडरल? ये हम अपन नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। थैंक यू। लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक, हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस? कैसे फेडरलिज्म प्रैक्टिस किया जाएगा? जब हमारा भारत देश आजाद हुआ था 1947 में, तो हमारे लीडर्स ने सोचा कि इस देश के अंदर कैसे यूनिटी मेंटेन करेंगे, हम कैसे सब लोगों को एक साथ लेके आएंगे। तो सबसे पहला उन्होंने टेस्ट किया लिंग्विस्टिक स्टेज, भाषा के आधार पे स्टेट को बनाना। 1947 के अंदर जब हमारा देश आजाद हुआ तो बहुत से ऐसे स्टेट्स थे तो वैनिश हुए, और बहुत से ऐसे स्टेट थे जो वापस डिफॉर्म हुए, वापस क्रिएटेड हुए। तो उनके लिए सबसे बड़ा डर था कि अगर भाषा के आधार पे हम स्टेट को बनाएंगे तो कल को इंडिया डिसइंटीग्रेट हो सकता है। बट इसका रिजल्ट जस्ट अपोजिट आया, इंडिया और ज्यादा यूनिटी में हुई और ये एक सक्सेसफुल टेस्ट साबित हुआ। कौन सा? लिंग्विस्टिक स्टेट। नेक्स्ट आता है लैंग्वेज पॉलिसी। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने लैंग्वेज है, कितने शेड्यूल लैंग्वेजेस है? ये याद रखना आपको, 22 लैंग्वेजेस। अभी कौन से लैंग्वेजेस में? ये भी याद रखना है, 8th शेड्यूल में है, ये भी याद रखना है। कौन से शेड्यूल में? 8वें शेड्यूल के अंदर 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस है। तो ये एक लैंग्वेज पॉलिसी। यहां पे एक आपको एग्जांपल याद रखना पड़ेगा, कौन सा है? श्रीलंका वाला याद रखना पड़ेगा, श्रीलंका वाला। देखो, अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत एक टाइम था जब तमिलनाडु के अंदर क्या कर दिया गया? इंग्लिश लैंग्वेज को बंद कर दिया गया। बोला कि इंग्लिश लैंग्वेज ओनली एलिट क्लास बोलती है अपनी डिप्लोमेसी को दिखाने के लिए। तो तमिल के लोग कोर्ट में चले गए और बोला कि इंडिया ओनली हिंदी लैंग्वेज को इंपोज कर रहा है, हिंदी लैंग्वेज को प्रमोट कर रहा है, इंकरेज कर रहा है, और हमें सिर्फ 2 लैंग्वेज आती है, या तो वहां की लोकल लैंग्वेज तमिलन और या फिर इंग्लिश लैंग्वेज। तो इसको लेके बहुत बड़ा डिस्प्यूट हुआ था। बट कुछ ही समय के बाद एक गवर्नमेंट के ऑर्डर आया, उन्होंने कहा कि हम ऑफिशियल सारे जो भी काम है वो हिंदी लैंग्वेज में करेंगे और आपको अलाउ कर देते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के लिए। तो एक इंग्लिश लैंग्वेज थोड़ा बहुत एक केस याद रखना जो बंद कर दी गई थी इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। बट कुछ समय के बाद वो इंग्लिश लैंग्वेज को वापस ओपन कर दिया गया गवर्नमेंट के द्वारा। बट सारे के सारे ऑफिशियल डिटेल्स वो हम क्या करेंगे? हिंदी लैंग्वेज में देंगे। फिर आता है तीसरा टेस्ट, आता है सेंटर स्टेट रिलेशन। यहां याद रखना 1992। सर 1992 क्यों बोल रहे हो? 1992 से पहले एक केस था और 1992 से बाद में एक केस था। बिफोर 1992 सेंट्रल गवर्नमेंट नेशनल पार्टी वाज डोमिनेट और रीजनल पार्टी। 1992 से पहले जो भी रीजनल पार्टी बनती थी या स्टेट पार्टी बनती थी उनका कोई रोल नहीं था। एक ही पार्टी, नेशनल पार्टी, बार बार डोमिनेंसी करके आती थी क्योंकि उनको कभी नीड ही नहीं थी, क्या बोला? स्टेट पार्टी में। और आफ्टर 92 के बाद में क्या था? एक एरा आया और उस एरा का बोला जाता है कोलिशन एरा। व्हाट डू मीन बाय द कोलिशन एरा? इससे गवर्नमेंट बनी कोलिशन गवर्नमेंट। कोलिशन गवर्नमेंट क्या बोलते हैं? गठबंधन की सरकार। जब एक पार्टी में एमपी कम होते हैं तो वो दूसरे पार्टी के साथ एक हाथ मिलाता है, अलायंस बनाता है
उससे क्या होगी, गवर्नमेंट बन गई, और उससे जो गवर्नमेंट बनती है उसको बोलते हैं कोलिशन गवर्नमेंट, या फिर आप इसको हिंदी में बोलते हो गठबंधन की सरकार, या हाथ मिलाने के प्रोसेस को बोलते हैं अलायंस। तो बिफोर 1992 नेशनल पार्टी वाज द मेजर डोमिनेंस अबव द मेजर डोमिनेंस इन द ऑल पार्टीज, only one party was winner to every elections. But after 1992, the time period is already changed, completely changed. A new era was come in coalition era when the national party was interest requested या alliance to the state party and can give to the power. 1992 के बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट पार्टी से हाथ मिलाना पड़ा और उसके बाद अपनी गवर्नमेंट बनानी पड़ी, और इस गवर्नमेंट को बोलते हैं कोलिशन गवर्नमेंट। तो पहला पूछा जाएगा हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस। तो फेडरलिज्म इन प्रैक्टिस 3 इंपॉर्टेंट टेस्ट, फर्स्ट इज लिंग्विस्टिक स्टेट, सेकंड इज लैंग्वेज पॉलिसी एंड थर्ड इज सेंट्रिसिटी। आप इससे ये भी याद रख सकते हो कि यहाँ पे ना एक पहला वो भी बना था लिंग्विस्टिक स्टेट के बेसिस पे, पहला स्टेट कौन सा बना था, आंध्र प्रदेश। ये आपको जस्ट नॉलेज के लिए याद रखना है। और ये सिर्फ और इससे बनने वाले नागालैंड, उत्तराखंड, झारखंड ये भी स्टेट थे। सेकंड वाज द लैंग्वेज पॉलिसी, इट इज द 22 लैंग्वेज। फर्स्ट दे आर नो ऑफिशियल लैंग्वेज, हिंदी कोई हमारी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, हिंदी कोई भी हमारी नेशनल लैंग्वेज कोई है ही नहीं, बट हिंदी एक ऑफिशियल लैंग्वेज है जो भी ऑफिसेज में ली की जाती है। बट यहाँ पे कुछ तमिल के लोग क्या करेंगे, एक कोर्ट में चले गए और केस ठोक दिया कि इंग्लिश लैंग्वेज को बंद कर दी गई, हम पे सिर्फ हिंदी लैंग्वेज थोपा जा रहा है, इम्पोज किया जा रहा है। कुछ समय बाद में ये एक रिजल्ट आया कि हिंदी लैंग्वेज भी स्टार्ट कर दी गई थी, और बट हम हिंदी लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज स्टार्ट कर दी गई थी, बट हिंदी लैंग्वेज को हम आप पे थोपेंगे नहीं, बट ऑफिशियल सारे डॉक्यूमेंट्स किस में चलेंगे, हिंदी लैंग्वेज में। और लास्ट पॉइंट है सेंटर स्टेट रिलेशन बिफोर 1992 एंड 1992 के बाद में। 1992 के बाद में सिर्फ नेशनल पार्टी वाज डोमिनेंस above the state party, no state party was linked to the national party। नेशनल पार्टी को कभी जरूरत ही नहीं थी स्टेट पार्टी की 1990 से पहले, जो 92 नहीं है 1990 से पहले। बट 1990 के बाद में एक टाइम पीरियड आया जिस टाइम पीरियड को बोला गया कोलिशन गवर्नमेंट, जब सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट के साथ में हाथ मिला के अपनी पार्टी बनाई थे और अपनी गवर्नमेंट को बनाया, अपनी गवर्नमेंट बनाती थी। उस हाथ मिलाने को बोलेंगे अलायंस, और उस अलायंस से जो गवर्नमेंट बनी उसको बोलेंगे कोलिशन गवर्नमेंट। तो आपका ये तीसरा एक छोटा सा सेक्शन कंप्लीट होता है। फोर्थ सेक्शन जो इस चैप्टर का लास्ट सेक्शन है, जिसको आप एक टॉपिक बोलते हो सर थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट, कौन सी थी, लोकल गवर्नमेंट, और जिसको क्या बोलते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, वन वर्ड में इसकी, वन लाइन या 2 लाइन्स में इसकी आप डेफिनेशन कहोगे, अ पावर इज टेकन अवे, power is taken away सेंट्रल गवर्नमेंट टू द लोकल गवर्नमेंट। जब पावर सेंट्रल गवर्नमेंट से लोकल गवर्नमेंट में शिफ्ट हो जाती है, उस प्रोसेस को उसको बोला गया डिसेंट्रलाइजेशन। आप नाम से देखो डिसेंट्रलाइजेशन, डी मींस नेगेटिव, सेंट्रलाइजेशन सेंटर से दूर। जब पावर सेंटर से दूर होके लोकल गवर्नमेंट के पास चली जाती है, जिसको क्या बोला जाता है, डिसेंट्रलाइजेशन। तो थोड़ा बहुत ये टॉपिक समझा देता हूं, जिसमें आप किसकी बात करोगे, म्युनिसिपैलिटीज, नगर निगम। म्युनिसिपैलिटीज कहां आएंगे, शहर में, और सरपंच और ये कहेंगे रूरल में। तो वहां सरपंच मेन लीड करेगा या म्युनिसिपैलिटीज मेन लीड करेगी, जो अर्बन एरियाज में मेयर लीड करेगा और वहां पे सरपंच लीड करेगा। ये 2 फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए। तो हम तीसरा टॉपिक या लास्ट टॉपिक है इस फेडरलिज्म का, वो कौन सा मैं बता रहा हूं आपको, डिसेंट्रलाइजेशन। क्या दे रखा है आपको, डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, देखो आपको पता होना चाहिए, डी मींस नेगेटिव, सेंट्रलाइजेशन दूर। तो आप पावर, इसको ऐसे वर्ड में आप डेफिनेशन, अ पावर इज टेकन अवे, अ पावर इज टेकन अवे बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू लोकल गवर्नमेंट। तो इस टॉपिक को अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे। थैंक यू। लेट्स लास्ट टॉपिक फेडरलिज्म का, डिसेंट्रलाइजेशन। डी मींस नेगेटिव, सेंट्रलाइजेशन, जब पावर दूर जा रही है। अ पावर इज टेकन अवे बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू लोकल गवर्नमेंट, जब पावर सेंट्रल गवर्नमेंट से दूर जाती है लोकल गवर्नमेंट में, जब आप उसको डिसेंट्रलाइजेशन कहते हो। याद रखना, जब पावर एकदम प्रेशर बहुत ज्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट पे आ गया, स्टेट गवर्नमेंट पे आ गया, स्टेट गवर्नमेंट ने अपने पावर को कम करने के लिए सारी की पावर शेयर कर दी लोकल गवर्नमेंट को। अब इसके व्हाट आर द इंपॉर्टेंट स्टेप्स, इट वाज अ मैंडेटरी इलेक्शन होने चाहिए। इट मैंडेट फॉर मार्जिनलाइज एससी एसटी ऐसे ग्रुप के लिए के बारे में सोचना, एटलीस्ट 1/3, ये याद रखना, 1/3 ऑफ ऑल पोजीशन रिजर्व फॉर द विमेन के लिए 1/3 पोजीशन रिजर्व होनी चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट्स रिक्वायर्ड टू शेयर सम
सम पावर, सम गवर्नमेंट नहीं है, सम पावर, स्टेट गवर्नमेंट, भारत इस राज्य सरकार कुछ पावर शेयर और रेवेन्यू देती है लोकल गवर्नमेंट। याद रखना ये डायरेक्ट डील नहीं करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट से, किससे डील करेगी? स्टेट गवर्नमेंट से, ये भी याद रखना। और इनके इलेक्शन कौन कराता है ये भी याद रखना, स्टेट इलेक्शन कमीशन। चलो आपसे पूछता हूं, वाई नीड टू डिसेंट्रलाइजेशन या वाई नीड टू लोकल गवर्नमेंट? तो आप क्या लिखोगे? लोकल गवर्नमेंट की क्या जरूरत होती है? लोकल गवर्नमेंट हर एक व्यक्ति के लोकल रूट्स कॉज तक अच्छा करता है, रूट कॉज तक उनकी पावर, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, उन विलेज की जो भी प्रॉब्लम है उनको सॉर्ट आउट करना, वहां पे हर एक वो व्यक्ति को जानता है, उनके जो भी फंडिंग आती है, हर एक बिजली पानी जो भी है वो प्रॉब्लम सॉल्व करना। और इससे क्या होगा? डेमोक्रेसी को और ज्यादा स्ट्रेंथ मिलेगी, और ज्यादा अवेयरनेस होगी। तो इसलिए हमें जरूरत है डिसेंट्रलाइजेशन, लोकल लेवल को और ज्यादा अच्छे से रूट कॉज से पूरे देश को सुधारना, जो डेमोक्रेसी को आगे स्ट्रेंथ मिले, स्ट्रेंथ और ज्यादा स्ट्रेंथ मिलती है डेमोक्रेसी को। तो ये क्वेश्चन है। अब एक नीचे 3 फैक्ट्स लिखे हुए हैं। जो बड़े शहरों में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है उसका हेड को बोलते हैं मेयर, ये याद रखना। टाउन शहर में म्युनिसिपलिटीज में आपको म्युनिसिपल का चेयरपर्सन होता है, और विलेज में ग्राम पंचायत में कौन होता है? सरपंच होता है। तो ये कुछ फैक्ट्स है वो आपको ध्यान रखना है। पावर टेक बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू लोकल, मैंडेटरी इलेक्शन होने चाहिए, मार्जिनलाइज्ड एससी एसटी को ध्यान में रखा जाता है, 1/3 रिजर्वेशन फॉर वुमेन, स्टेट गवर्नमेंट रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर एंड रेवेन्यूज, इलेक्शन कमीशन वाज हेल्ड टू दिस इलेक्शंस। अब याद रखना जो लोकल गवर्नमेंट्स किससे डील करेगी? स्टेट गवर्नमेंट। वो डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नहीं जाएगी, क्योंकि हमने पढ़ाया था सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल स्टेट की डील होगी और लोकल स्टेट से डील करेगा। तो स्टेट सेंटर से डील करेगा, लोकल स्टेट से डील करेगा। तो ये आपको पता होना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। इसको हम वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। जो लोकल को कुछ भी रेवेन्यू चाहिए, कुछ भी पावर है, वो स्टेट लोकल को शेयर करेगी। बट अभी भी इसमें कहीं ना कहीं लूप होल्स है। स्टेट रेवेन्यू देता नहीं है, स्टेट अपनी पावर शेयर करता नहीं है, और स्ट्रेंथ नहीं, और भी ज्यादा डेमोक्रेटिक में बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ होने की जरूरत है। तो अभी भी बहुत सारे इसमें रिफॉर्म होने की जरूरत है। सो इसी के साथ आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है और ये चैप्टर कंप्लीट होता है फेडरलिज्म। थैंक यू।